जोहार, नमस्कार। कानून की बात में पिछले 4 सालों से लगभग आपके साथ जो चर्चा होती रही है, उसका मकसद सिर्फ यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि हमको कानूनी सहायता चाहिए या पैसे के कारण दूसरे कारणों से न्याय पाने में उनको दिक्कत हो रही है, न्याय पाना है, तो वैसे में वो कैसे कहाँ से कदम दर कदम आगे चलेंगे ताकि उनको कानूनी सहायता मिलेगी और न्याय की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में पूरी तरह से उनको शामिल किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि जो एविडेंस है उन सब चीज़ों से न्याय मिले। तो ये जो विधिक सहायता है, ये विधिक सहायता या लीगल एड क्या प्रावधान है, कैसे प्रावधान है? बहुत तरह के कन्फ्यूजन है। समाज में विभिन्न तरह के वर्ग बने हुए हैं, जातियाँ बटी हुई हैं, धर्म बटे हुए हैं, जेंडर्स बटे हुए हैं। किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, आर्थिक स्थिति कितनी होनी चाहिए, जेल में जो बंद हैं या आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं या उनके परिवार के लोग हैं, वो लोग क्या करें? वो लोग मान लें कि हमारी नियति यही है कि अपराध में फंस गया तो उसको कोई न्याय नहीं मिलना है। आज इस विधिक सहायता पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आप लोगों के चिर परिचित फेस संतोष कुमार जी, जो झारखंड लीगल सर्विस कमेटी के सचिव हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। जोहार, प्रणाम। ये मैं जानना चाहता हूँ कि विधिक सहायता का मतलब क्या है, लीगल एड का मतलब क्या है और कौन लोग इसके इंटाइटल हैं जिन लोगों को विधिक सहायता मिल सकती है? सर, विधिक सहायता एक बहुत व्यापक शब्द है। इसका संबंध कोर्ट कचहरी में केस लड़ने में वकील देने से संबंध में है, कोर्ट फीस देने से संबंध में है, नकल निकालने से, टाइप कराने से, गवाह के लाने ले जाने का खर्च। कोई व्यक्ति जो विधिक सेवा पाने का हकदार है, वह अगर कोर्ट के संबंध में हम विधिक सेवा बोलें तो वो मुफ्त में वकील पा सकता है, कोर्ट फीस पा सकता है। उसको कोर्ट में केस लड़ने के लिए एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। लेकिन विधिक सेवा का दिनों निरंतर विकास हुआ है इस शब्द का। अगर कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी अगर हकदार है तो उसमें उसके लिए आवेदन देने से लेकर के उसका लाभ उसको दिलाने तक सहायता करना, ये विधिक सेवा में आता है। तो व्यापक अर्थ में विधिक सेवा का ये मतलब है। नहीं तो वो लोग कौन लोग इंटाइटल्ड हैं जो लोग इसको पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं? समाज में सर करीब 90-95% लोग विधिक सेवा पाने के हकदार हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, सभी महिलाएं, 18 वर्ष से कम उम्र वाले सभी बच्चे, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोग, मानवीय आपदा से पीड़ित लोग, जैसे कोई आपराधिक घटना हो गई है, नक्सल या कम्युनल वायलेंस हो गया है, इससे मानवीय त्रासदी जिसे हम बोलते हैं, इससे पीड़ित लोग, औद्योगिक कर्मकार और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, साथ ही जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपया से कम है, वैसे सभी लोग कोर्ट कचहरी से संबंध में विधिक सेवा, जो उनकी एंटाइटलमेंट्स है कोर्ट कचहरी से बाहर, उस संबंध में उनको वो एंटाइटलमेंट मिले, इसमें मदद पाने के लिए ये सभी लोग हकदार हैं। इसके सेंटर्स कहाँ हैं? कहाँ उनको जाना होगा विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए? कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा, कैसे? ये सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम लोग आपके साथ 4 साल से इस कार्यक्रम के तहत सबके दिल, दिमाग और सोच विचार में बसना चाहते हैं कि विधिक सेवा उनका हक है, ये हमारा फर्ज है, उनका हक है, उनको कोई सहायता नहीं करता है, ये उनका हक है। तो कहाँ जाएंगे? पंचायत स्तर पर सर झारखंड में हमारे 700 से ज़्यादा विधिक सेवा केंद्र हैं। वहाँ पर प्रत्येक रविवार और बुधवार को हमारे पैनल लॉयर जाते हैं और रविवार और बुधवार के अलावा अन्य दिन कम से कम 16 दिन हमारे पारालीगल वॉलंटियर जाते हैं। प्राथमिक केंद्र मेरा विधिक सेवा केंद्र है जो पंचायत स्तर तक है। इसके अलावा अनुमंडल विधिक सेवा केंद्र है जो सभी अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ साहब का जो कार्यालय प्रांगण है, वहाँ पर हमारा एक रूम है जहाँ पर हमारा विधिक सेवा केंद्र है। सभी जिला में सर व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, वहाँ पर फ्रंट ऑफिस में पारालीगल वॉलंटियर और हमारे रिटेनर अधिवक्ता बैठते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को विधिक सेवा चाहिए
पुनः कहेंगे, विधिक सेवा का मतलब कोर्ट से भी होता है और सरकार की योजनाओं में लाभ पाने के लिए सब तरह की मदद मिले उनको, इससे भी होता है। तो यह हक पाने के लिए वो हमारे इन केंद्रों पर आ सकते हैं। उनका आना ही सिर्फ पर्याप्त है। आवेदन लिखने से लेकर के आगे की सारी कार्रवाई हमारा विधिक सेवा केंद्र और हमारे पैनल लॉयर और पैरालीगल्स करते हैं। थोड़ा सा इसको विस्तार दें क्या, जैसे कि आप कह रहे हैं सरकारी योजनाओं का लाभ या मानवीय त्रासदी या प्राकृतिक त्रासदी के मामले, मान लिया जाए कि ओला पड़ गया है, ओला पड़ने के बाद सरकार ने कमिट तो किया कि हम आपको मदद करेंगे। मान लीजिए कि अगलगी हो गई, खेत में सारी फसल नष्ट हो गई। मान लीजिए कि हाथी आया पूरा का पूरा फसल खा गए, उसके पास तो कुछ बचा नहीं। इस तरह के मामलों में वो हक बनता है क्या कि वो अपील करे कि भाई हमको ये मिलना चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए, नहीं तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई है। देखिए सर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने 10 स्कीम्स बनाई है। उस 10 स्कीम में असंगठित क्षेत्र से लेकर के आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को लाभ देने के लिए, आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के साथ खड़ा रहने के लिए विधिक सेवा संस्थानों को, जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार भी आते हैं, ये शामिल हैं। जहां पर सरकार ने स्कीम बनाई है, जैसे वन विभाग का, समाज कल्याण विभाग का, कल्याण विभाग का स्कीम है, योजना है और उसके तहत फंड आवंटित है, तो उस संबंध में हम लोगों ने एक कंपेडियम बनाया हुआ है जो हमारे झालसा के वेबसाइट पर है। हर विभाग का जो लाभकारी योजना है, अगर उस योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति, चाहे वह हाथियों के द्वारा जिनका फसल, घर या शरीर का नुकसान हुआ है, उनके संबंध में अगर सरकार की योजनाओं से वो कवर होते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ है, ये हमने अपने ऊपर दायित्व लिया हुआ है कि उनके लिए हम आवेदन करेंगे। वो आवेदन जो विहित प्राधिकृत अधिकारी है उसके पास जमा करेंगे, उसके बाद समय समय पर उसको परस्यू करेंगे और जब लाभ मिल जाएगा तो उस व्यक्ति को, अगर वह डीबीटी के तहत है और उसका अकाउंट नहीं है, तो हम उसका अकाउंट भी खुलवाएंगे, एंड टू एंड सेवा उसकी करेंगे। अगर सरकार की योजना है तो, अगर सरकार की योजना नहीं है तो फिर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने जो आपदा से पीड़ित के लिए स्कीम बनाया है, उसके नीचे राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अपने फंड से उसकी मदद करेगी, मगर करेगी जरूर। इसमें थोड़ा सा विस्तार में और जाएं और मामले को लें, जैसे कि अपराध के मामले हैं। कोई व्यक्ति अपराध के आरोप में बंद है, उसको सहायता चाहिए। सहायता जिसके साथ अपराध हुआ है वो अलग है, जो अपराध कर रहा है, जो आरोपी है अपराध करने का, उसको और उसके परिवार को सहायता चाहिए, इसलिए कि वो तो जेल में बंद है या फरार है या पुलिस उसको टॉर्चर कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। वैसे स्थिति में उसको भी हक बनता है क्या कि वो? बिल्कुल सर, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। विधिक सेवा संस्थान हम लोगों की सेवाएं जो अपराध से पीड़ित हैं उनके लिए भी उतनी ही है जितने कि वह अपराध में जो व्यक्ति अभियुक्त बनाया गया है उसके लिए। अपराध में जो व्यक्ति अभियुक्त बनाया गया है उनके लिए हमारी 2 तरह की सेवाएं हैं। एक वह व्यक्ति के लिए जो अपराध से पीड़ित है और कारागृह में बंद है, अपराध से पीड़ित है और उसका परिवार बाहर है जबकि अभियुक्त कारागृह में बंद है। हमारे देश का न्याय प्रणाली और संविधान किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं मानता है जब तक कि उसकी अंतिम न्यायालय से उसकी दोष पुष्टि न हो जाए, तब तक वह अभियुक्त रहता है। हम उसे न्यायालय में केस करने के लिए, केस लड़ने के लिए, निचली अदालतों के फैसले या अंतरिम आदेश के विरुद्ध उच्चतर न्यायालयों में अपील करने के लिए पूरी तरह से मदद देते हैं। उनका सर्टिफाइड कॉपी निकालने से लेकर के वकील साहब का सारा खर्च तक, उसके बाद उसको आदेश उसके पास पहुंचाने तक। उसके परिवार के लिए भी सर विधिक सेवा संस्थानों ने स्कीम बनाया हुआ है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार उनके लिए कर्तव्य, एक प्रोजेक्ट कर्तव्य लाई है जो कि पूरे राज्य में चल रहा है। उनके परिवार के पास हमारे लोग संपर्क करते हैं, उन्हें हमारे पास आने के लिए इंतजार नहीं करते। उनको ये देखते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ें, उनकी पढ़ाई नहीं छूटे। पोषाहार योजना, न्यूट्रिशनल, जो कि स्टारवेशन के कगार पर नहीं पहुंच जाएं, जो हमारी सरकार की लिवलीहुड स्कीम है उसके तहत उससे उनको लिंक करने के लिए यह दायित्व राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने अपने ऊपर लिया हुआ है कि जो व्यक्ति कारागृह में बंद है उसके परिवार की ज़रूरतों के अनुसार
जिस भी स्कीम, जो हमारी स्कीम हो, नालसा की स्कीम हो, सरकार की स्कीम हो, उससे उसको लिंक करेंगे। इसके लिए उसे हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, यह हमने अपने ऊपर अपने आप को फ़र्ज डाला हुआ है। हाँ, बहुत सारे मामलों में महिलाएं और गरीब तबके के लोग जो हाशिए पर हैं, वो अदालत जाएं कैसे, यही सोच नहीं पाते हैं। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, ये बहुत धीरे धीरे बदल रही हैं। और ये हमेशा से कहा जाता रहा है, पॉलिटिकल लोग हमेशा ये कहते रहे, गरीब आदमी जेल में बंद है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जमानत नहीं मिल रहा है, और कोई जमानतदार नहीं है, बेल हो गया जमानत नहीं, बेल होने के लिए वकील चाहिए, वकील नहीं। तो उस मामले में वो कौन सी प्रक्रिया में जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा ताकि आपको वो ये करे। जैसे जेल में जो बंद है, जेल में बंद है तो जेल में जो अपना प्रशासनिक तरीका है, सुपरिटेंडेंट जेलर, सब जेलर, हवलदार, सिपाही, उन लोगों के लिए वो कस्टोडियन है उसके, उन लोगों के लिए वो अपराधी है, अभियुक्त मानते नहीं है, कहने के लिए अपराधी है। तो उसके बारे में जो नज़रिया है वो नज़रिया साफ साफ नहीं है, और उसको मदद चाहिए। मदद जेल में ढंग का खाना के लिए भी चाहिए, मदद उसको कपड़े के लिए भी चाहिए, मदद उसको जेल में एक मानवीय ज़िंदगी जीने के लिए भी चाहिए, और मदद उसको अपने मामले में केस लड़ने के लिए भी चाहिए। वो कहाँ जाएगा और किससे बात करेगा। एक इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा चीज़ कि नक्सल हमले में या आपराधिक हमले में एक परिवार के लोग, बहुत सारे लोग मारे गए। अब वो परिवार स्टारवेशन के दौर में गुजर रहा है। सरकार की कुछ स्कीम्स हैं जिसमें इस तरह के मामलों में कंपनसेशन देना है, नौकरी देनी है, ये करना है, वो करना है। वो कैसे अप्रोच करे, आपको कहाँ अप्रोच करे? बहुत बढ़िया सर, दोनों चीज़ों का जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है। दूरदर्शन के माध्यम से यह सभी लोग भली भांति जान लें कि विधिक सेवा के लिए आपको अधिकार पाने के लिए कोई लिखित आवेदन, कोई विहित प्रारूप नहीं है। जो जेल में बंद हैं उनके परिवार, विधिक सेवा संस्थान के सचिव, विधिक सेवा संस्थान के लोग, पैनल लॉयर और पैरालीगल को मौखिक रूप से भी अगर सूचना देते हैं तो यह पर्याप्त विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन है। टेलीफोन से, मोबाइल से, SMS से, व्हाट्सएप से, किसी भी माध्यम से किसी व्यक्ति ने अगर यह रिक्वेस्ट किया कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति जेल में बंद है जिसे विधिक सहायता चाहिए, उसके बाद यह हमारा फर्ज हो जाता है सर कि हम जो कारा अधीक्षक हैं उसके माध्यम से वह व्यक्ति जिसके लिए विधिक सेवा मांगा गया उससे संपर्क करें, उससे उसकी इच्छा जाने। अगर वह व्यक्ति की इच्छा है कि मुझे विधिक सहायता दिया जाए तो तत्काल यह विधिक सेवा संस्थान के सचिव का फर्ज है कि इसको नोट डाउन करेंगे और उसे विधिक सहायता के रूप में, अगर उन्हें अधिवक्ता चाहिए तो मिलेगा, आदेश का नकल चाहिए तो मिलेगा, निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध उच्चतर अदालत में अपील करना है तो वह उन्हें मिलेगा। तो विधिक सेवा में अगर कोई जेल में बंद है तो वह अपने अधीक्षक के माध्यम से आवेदन भेजें, उनके परिवार टेलीफोन करें, मोबाइल करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें, इस तरह से उन्हें हम विधिक सहायता देते हैं। दूसरा हुआ कि जो मानवीय त्रासदी, मानवीय आपदा, जो नक्सल हमला, सांप्रदायिक हमला या कोई आपराधिक वारदात में अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो गया है तो नेचुरली 3 आवश्यकताएं मौलिक हैं, वस्त्र का, भोजन का और आवास का। तो इस संबंध में, स्टारवेशन से संबंध में 2001 में सर PUCL बनाम भारत सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह एक निर्णय दिया था कि भूख जो है यह स्वीकार्य नहीं है। सरकार ने अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना समेत, मिड डे मील समेत 7-8 फ्लैक्सी स्कीम है जो किसी भी व्यक्ति को ऐसा आपदा में पड़ने से सरकार का फर्ज है कि वह उसे निकाले। इसमें 2 रुपये किलो गेहूं है, 3 रुपये किलो चावल है, प्रति परिवार 35 किलो अनाज प्रति मंथ है। यह भी हमारा ही फर्ज है कि कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, जो वल्नरेबल है, या जो आदमी गुड समारिटन है, एक सामान्य जागरूक शहरी, वह भी अगर सूचना देता है कि फला परिवार या फला व्यक्ति ऐसी स्थिति में है तो विधिक सेवा प्राधिकार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने यह अपने ऊपर फर्ज लिया है कि हम उसे लिंक करेंगे अंत्योदय अन्न योजना या सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना से। और जब तक ऐसा होता है, नहीं होता है, तब तक मानवता प्रोजेक्ट चल रहा है झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का, कॉस्ट फंड से राज्य विधिक सेवा प्राधिकार उसे अनाज तब तक देगी जब तक कि लिंक करके वह 35 किलो प्रति मंथ अनाज उसको मिलना नहीं शुरू हो जाता। यह भी कर्तव्य हमारा है। हाँ, आम तौर पर लोग
अप्रोच करने की प्रक्रिया नहीं समझ पाते। तो एक तो आपने बताया कि पंचायतों में विधिक केंद्र हैं, विधिक सहायता केंद्र हैं, वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। अनुमंडल में, जिला में, सब जगह ऑफिस बने हुए हैं। अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार या जिला विधिक सेवा प्राधिकार का स्टेट में भी अपना बना हुआ है। जेल में क्या व्यवस्था है, हॉस्पिटल्स में क्या व्यवस्था है, कि इसलिए वहाँ पर जो स्थिति होती है वो बहुत भयावह स्थिति होती है। तो जेल में और हॉस्पिटल्स में वहाँ के लिए क्या व्यवस्था है, तो उस तरह के लोग जिनको तुरंत मेडिकल एड चाहिए और वहाँ नहीं मिल रहा है, कोई ना कोई उस बहाना बना करके, चूँकि अप्रोच नहीं कर सकता है तो उसको नहीं मिल रहा है, तो किसको अप्रोच करे वहाँ पर कि हमको तुरंत चाहिए? बेहद बढ़िया सर मैं बताऊं कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने एक सर्कुलर जारी किया हुआ है कि राज्य की सभी न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय से भी और जो जिला न्यायालय और अनुमंडल न्यायालय है, यहाँ से भी कोई भी सम्मन, नोटिस, वारंट जाता है तो उसके साथ एक विधिक सेवा का एक पर्ची भी जाता है। उस पर्ची में यह लिखा हुआ होता है कि फला व्यक्ति विधिक सेवा पाने के हकदार हैं, विधिक सेवा में उन्हें वकील साहब की सुविधा और कोर्ट फीस मिलेगा। विधिक सेवा पाने के लिए अगर उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का ये मोबाइल नंबर है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव का ये मोबाइल नंबर है, इनसे संपर्क कर सकते हैं। प्रतिदिन सर 7, 8, 10 हमारे पास व्हाट्सएप से रिक्वेस्ट आता है और यह पर्याप्त है। इसके आधार पर कार्रवाई शुरू होती है और इससे पहले कि वह अपने याद से भूले कि उसने व्हाट्सएप किया था, उसे विधिक सेवा मिल जाती है। जिला न्यायालयों में, अनुमंडल में भी और उच्च न्यायालय में जो अस्पताल हैं वहाँ पर हमारे विधिक सेवा केंद्र हैं, रिम्स में हमारे विधिक सेवा केंद्र हैं। और मैं सर आपको बताऊं कि गुमला जो सदर अस्पताल है वहाँ पर जो हमारी जरीना खातून एक पारालीगल वॉलंटियर है, पिछले साल हमने उसे राज्य का सर्वश्रेष्ठ पारालीगल वॉलंटियर के रूप में सम्मानित किया था। हाँ, सम्मानित किया था और उसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित किया है कि उसने काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किया है। और उसका उत्कृष्ट कार्य जो अस्पतालों में लोगों को सेवा पहुंचाने से संबंध में अति सराहनीय कार्य रहा है। तो हमारे इस तरह से अस्पतालों में विधिक सेवा केंद्र हैं सर। लोग हमारे पंचायत विधिक सेवा केंद्र से इसकी सूचना प्राप्त करके और हक पूर्वक वहाँ हमसे सेवाएं ले सकते हैं। एक है कि जो लोअर कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट में किसी मुकदमे का फैसला हुआ और वो आदमी अपील करना चाहता है, हाई कोर्ट जाना चाहता है, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है, तो वो क्या अप्रोच कर सकता है आपको और आपके यहाँ से मदद मिलेगी क्या? बिल्कुल ठीक सर। अगर कोई व्यक्ति जिला न्यायालय या अनुमंडल न्यायालय से हाई कोर्ट में अपील करना चाहता है तो वह निश्चित रूप से सर हमारा ऐप या वेबसाइट के माध्यम से आवेदन दे सकता है। प्रक्रिया काफ़ी सरल है। प्ले स्टोर में झारखंड विधिक सेवा ऐप है, इसे कोई भी स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल करके सेंड करेंगे तो एक OTP आएगा जिससे वो नंबर वेरीफाई हो जाएगा। आगे सारी सूचनाएं उसी मोबाइल नंबर पर मिलेंगी। इसके बाद वह सादा कागज पर आवेदन लिखे, उसको मोबाइल से फ़ोटो खींच के उसको अपलोड कर दे, तत्क्षण वह मेरे पास आ जाएगा। बिना एक क्षण विलंब किए हुए ही हमारे पास से हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब के पास वह चला जाता है और ऑनरेबल लॉर्डशिप के द्वारा उसमें लॉयर नियुक्त होते ही यह सारी प्रक्रिया 10 मिनट के अंदर हो जाती है। वेबसाइट जो है, किसी के पास कंप्यूटर है तो यही चीज़ वो झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति .झारखंड.gov, यह झारखंड राज्य के IT विभाग ने उत्कृष्ट कार्य किया है इस पैंडेमिक काल में। उसके माध्यम से भी, वेबसाइट के माध्यम से भी हमारे पास आवेदन दे सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर किन्हीं को विधिक सेवा चाहिए, उसके लिए भी सर वह झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के पास आवेदन दें। आगे का सारा कार्रवाई और फर्ज हमारा है, हम उसे फॉरवर्ड कर देते हैं वहाँ। ये दुनिया बदल रही है, इस बदलती दुनिया में आप डिजिटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो न्यायालय में डिजिटलाइजेशन इस मामले में क्या हुआ है और कैसे लोग डिजिटल से इस की सुविधा तत्काल तत्क्षण पा सकते हैं? सर देखिए, कुछ वर्ष पहले की बात है, 2 वर्ष पहले की बात है कि जो मुफ्त एवं सक्षम विधिक सहायता नियमावली रेगुलेशन था, यह बताता था कि कोई व्यक्ति आवेदन करेगा तो उसे आवेदन करने के 14 दिन के भीतर विधिक सहायता मिल सकती है। यह डिजिटल
जो एडवांसमेंट तरक्की हमारी हुई है, आज 10 मिनट के अंदर उसे वह आवेदन किया और 10 मिनट के अंदर उसके केस में अधिवक्ता नियुक्त हो जाते हैं। वह अधिवक्ता जब आवेदन फाइल करेंगे तो वह ऐप में ही, उस पोर्टल में ही उसे अपने केस का जानकारी मिलेगा कि अधिवक्ता साहब ने केस फाइल कर दिया। जिस जिस डेट पर वह केस लगेगा, अधिवक्ता साहब का फर्ज है उसमें कि वह उसमें डेट अपडेट करें। ऐप में ही, यह पोर्टल में ही यह व्यवस्था है। अंतिम और अंतरिम दोनों तरह का आदेश जब न्यायालय करेगी, वह भी जिसे लीगल एड मिला है वह ऐप और पोर्टल में ही देख सकेगा अपने केस के बारे में। इतना तो श्रेष्ठ वह ऐप है। तो सोचिए कि डिजिटल माध्यम ने विधिक सेवा को घर घर तक नहीं सर, जेब तक पहुंचा दिया है, हथेली तक पहुंचा दिया है। जिस हथेली में मोबाइल है उस हथेली तक पहुंचा दिया है। एक जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो है लीगल एम्पावरमेंट की, इसलिए कि अदालतों से अभी भी लोगों को भय लगता है। एक खास क्लास है जो झारखंड की आबादी में अगर कहें तो हमको लगता है कि 40 से 50% के आसपास है, जिसको कि अदालत से या अफसरों के यहाँ जाने में भय लगता है कि हम वहाँ जाएंगे, हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा, हमको वहाँ घुसने देगा नहीं देगा, मिलने देगा नहीं देगा। दूसरे की वो कानून जानता ही नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ लोग देखते हैं, कितना उसको गुनते हैं और कितना बुनते हैं, वो बात की बात है। तो इस तरह के मामले लीगल एम्पावरमेंट कैसे हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानें। एक तो स्कूल कॉलेज हैं जो एक बड़ा माध्यम हो सकते हैं जहाँ से कि लोग जाके बता सकते हैं, हाट बाज़ार माध्यम हो सकते हैं जहाँ से कि लोग जाके बता सकते हैं। जब पंचायतों का अपना दिन होता है कि पंचायत इस दिन लगेगी, हफ्ता में 1 दिन 2 दिन, वहाँ हो सकता है। तो क्या आप लोग कैसे करते हैं लीगल एम्पावरमेंट का काम? सर, ये आपने काफ़ी अच्छी बात कही। लीगल एम्पावरमेंट एक शब्द है, इसका भी विधिक सेवा की तरह बहुत व्यापक अर्थ है। एक समय था कि जब हम विधिक जागरूकता को लीगल एम्पावरमेंट, विधिक सशक्तिकरण मानते थे। कोई व्यक्ति जिसे अपने हक की जानकारी नहीं है, उसे हम उसके अधिकार, उसके शिक्षा के अधिकार, उसका भोजन का अधिकार, आवास का अधिकार, उसको आजीविका का अधिकार, अगर वह व्यक्ति रोजगार पाना चाहता है तो वहाँ समानता का अधिकार वगैरह बातें उन्हें बताएं। अब अधिकार पाने के बाद द्वितीय चरण होता है कि आप उसे उसके अधिकार को पाने में मदद करें। आप उनको केवल ये बता करके न छोड़ दें कि देखो भाई, आपको अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो अनाज पाने का अधिकार है। यह आप ही का फर्ज है कि आप उसे बताएं कि उस अधिकार को पाने के लिए ये फॉर्मेट है, आधार कार्ड के साथ ये भरना होता है, इसके भरने के बाद वह विहित प्राधिकार के पास जमा करना होता है और इसमें आप उसकी मदद करें। हमने स्कूल्स से जो बच्चे हैं उनको अपना लीगल कैडेट बनाया है। विधिक जो साक्षरता क्लब है, हमारे राज्य के सभी कस्तूरबा विद्यालय, राज्य के सभी सरकारी उच्च विद्यालयों में स्थापित किए गए हैं। उन्हीं में से जो चुनिंदा बच्चे हैं उनको हमने अपना लीगल कैडेट्स के रूप में प्रशिक्षित किया है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार लीगल कैडेट परियोजना गुमला, गिरिडीह, साहेबगंज, गोड्डा के कस्तूरबा विद्यालयों में बच्चियों में लागू है और नेतरहाट विद्यालय में हमारा यह क्लब खुला है। उन बच्चों के माध्यम से हम बेहद सरल भाषा में उनकी उम्र की, क्योंकि सभी बच्चे बच्चों के बीच में ही उठते बैठते हैं, वहाँ पर हम शिक्षा के बारे में, पोषण के बारे में, नशा के बारे में उन्हें जागरूक करते हैं, अच्छी चीज़ों की ओर उन्हें आकृष्ट करते हैं, बुरी चीज़ों से दूर करते हैं। और आगे स्कूल कॉलेज में हमारा लीगल एड कौन लोग होते हैं जो जाकर के उनको पढ़ाते हैं और जो जाकर के बताते हैं? या तो प्रिंसिपल को आपने ट्रेन किया, हाँ, मास्टर्स को ट्रेन किया, वो लोग करते हैं, या आपके यहाँ से लोग जाते हैं जाकर के? हम जो सर हमारा विधिक साक्षरता क्लब है, उस विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उस क्लब का एक इंचार्ज नियुक्त किया हुआ है, जिसके माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार उस क्लब में अपनी गतिविधियों को संचालित करता है। हमारी गतिविधि 15 दिन में एक बार होती है। हर 15 दिन में एक बार जिला विधिक सेवा प्राधिकार जज साहब को भेजते हैं। अभी जो लीगल एड के बारे में बताया गया, कानूनी सहायता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और न्याय पाने के लिए यहाँ से लेकर के लोकल लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे न्याय पाने में आपको मदद दिलाई जाएगी, स्टाम्प से देने से लेकर के एडवोकेट देने तक, और सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकार की जो स्कीम है, उस स्कीम में भी कैसे विधिक सेवा प्राधिकार आपकी मदद करेगा, इसके बारे में संतोष कुमार जी ने आपको बताया। आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।